एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज का हमारा टॉपिक है महमूद गजनी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि मध्यकालीन भारत, इसमें जितने भी आपके सल्तनत काल के लोग आए हैं उन सब के बारे में हम वन बाय वन चैप्टर वाइज इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे, इनके इतिहास को जानेंगे, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में जो हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से भी जो शॉर्ट आपकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं सिर्फ उनको ही बताऊंगी, आगे के छोड़ते हुए चलूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला है हमारा 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना इसने की थी, जिसकी राजधानी क्या थी, गजनी थी। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद जो है कुछ समय तक गजनी में पिरितिगीन ने शासन किया था और इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भागरत पर जो था आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल का जो था शासन कर रहा था और अलप्तगीन का गुलाम और दामाद सुमुक्तगीन ने 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा और महमूद गजनी ने सुमुक्तगीन का पुत्र जो था, जिसका जन्म जो था 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसमें इतना ऐसा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ अभी तक पेपर में कहीं नहीं पूछा गया है इसके बारे में। जहाँ तक जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ, जैसे कि ये है कि महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामी की कांच से निर्मित आदम कद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण, इस वाले टॉपिक, ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो था कब हुआ था ये पूछा जाता है। सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, तो वह आपके 1025 ईस्वी में किया था और सोमनाथ मंदिर पे हुआ था। और इस मंदिर की लूट जो थी वह करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। तो सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण भी कर दिया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर के लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट भी ली थी। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स ये है कि सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंग में से प्रथम है और ये गुजरात में है, अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद में जो था आपके 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण भी शुरू करवाया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात आती है आपके मोहम्मद गौरी की। तो गौरी मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जो कि 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और गौर का शासक बना था। उसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण, ये भी पेपर में पूछा गया है, ये 1178 में पाटन यानी कि गुजरात में है पर हुआ था और यहाँ का शासक जो था उस समय भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरीके से परास्त कर दिया था। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ये कुछ युद्ध हैं जिनके बारे में ज़्यादातर परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो ये 1191 में हुआ था। किसके साथ में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और इसमें विजय किसकी हुई थी, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है, द्वितीय युद्ध जो था फिर 1 साल बाद हुआ था और इसमें भी दोनों लोगों के बीच में हुआ था, इसमें जो था मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। फिर चंद्रावर युद्ध हुआ था जो कि आपके 92 के बाद में सीधे 94 में हुआ था, फिर गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर भी मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, तो पूछा जाए तो स्कंद था। ठीक है, कौन था, स्कंद था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। अब आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका सल्तनत काल। इसमें से क्वेश्चंस आपके कई सारे आते हैं, ये टॉपिक ही एक आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहला वंश है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में
कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और ये गौरी का गुलाम था। ठीक है, गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक जो है 24 जून 1206 में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनाई थी। और कुतुब मीनार की नींव जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने मीनार बनाई नहीं थी, यहाँ पे इन्होंने नींव डाली थी, यानी कि शुरुआत की थी। ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट आगे है दिल्ली का कुबुत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी आपके ऐबक ने करवाया था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल ही बन सकी थी। ठीक है, इन्होंने यानी कि स्टार्टिंग कराई थी। उसके बाद में जो है इल्तुतमिश ने 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया था। फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये भी इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, तो आप नोट्स बनाते चलिएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक कौन था? बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1210 में हुई थी और चौगान खेलते समय, ये याद रखिएगा, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि घोड़े से गिरकर किस जो है राजा की मृत्यु हुई थी, या फिर चौगान खेलते हुए किस राजा की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इसे कहाँ पे दफनाया गया था? इसे लाहौर में दफनाया गया था। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन रहा था? तो आराम शाह हुआ था, जिसने 8 महीनों तक शासन किया था। फिर आराम शाह की मृत्यु इनके हत्या करके इल्तुतमिश ने 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। फिर इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का कौन था? गवर्नर था। ठीक है, इससे पहले आगे बढ़ें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं कि इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसने जो है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया था। और सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, यानी कि चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल, ये याद रखिएगा। एकता प्रणाली चलाई थी। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्काए एन चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। ये तो चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये 2 चीज़ें ये तो है ही हैं। ठीक है, और दूसरा सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था इसने। ठीक है, फिर इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ ले गया? दिल्ली लाया, और इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कोहिना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति को प्राप्त किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 1236 में हो गई थी। चंगेज़ खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इसके बाद में जो है इसका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, और ये एक अयोग्य शासक था, यानी कि इससे कोई भी शासन वगैरह नहीं हो पाया था। और अल्पकालीन शासन पर इसकी माँ शाह तुर्कान छाई रहीं, यानी कि इनकी माँ ने जो है फिर शासन को संभाला। उसके बाद में जो था शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकुनुद्दीन को हटाकर रज़िया को सिंहासन, यानी कि इसकी जो बेटी थी ना रज़िया, उसको सिंहासन पर आसीन किया था। रज़िया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। ये याद रखिएगा, रज़िया के बारे में भी आपके पेपर में पूछा जाता है। रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी कि काबा और कुल्हा यानी कि टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। रज़िया ने मलिक जमालुद्दीन और याकूत को अमीर ए अखूर यानी कि घोड़े का सरदार भी नियुक्त किया था। चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो रज़िया ने पर्दा प्रथा यहाँ तो हो गया। फिर गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रज़िया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए थे और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को उन्होंने बैठा दिया था। रज़िया की शादी जो है अल्तुनिया के साथ हुई थी, जिससे शादी करने के बाद रज़िया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास भी किया, लेकिन वह असफल रही।
रज़िया की हत्या जो है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। चलिए, यहाँ पर वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं, हाँ ये रहा, राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। ठीक है, बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज यानी कि फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया था और अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का भी पालन किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल मैं आपके लिए इससे आगे का जो भी टॉपिक है वो मैं लेकर आऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।